बहुत सारे फेमस लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया की हमारी लव को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो या तो बहुत ज्यादा हो रही है या फिर बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। ये सुधा मूर्ति जो है वो इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं बिकॉज उनको पैसा स्पेंड करना पसंद नहीं है। नहीं, नारायण मूर्ति इज लाइक कि मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा, तो उनके बीच में बहुत झगड़ा होता था पहले, लेकिन फिर वो दोनों ऐसे आ गए, ठीक है तुम्हें बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में जाओ, मुझे इकोनॉमी पसंद है मैं इकोनॉमी में जाऊंगा। सो हर बार सब कुछ साथ में करने की जरूरत नहीं है। आपकी रिलेशनशिप एक मूवी होती तो क्या उसका नाम होता? आई थिंक अन्ना इज अपना Not that funny. So title के हिसाब से it goes well. इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ? कुछ होता है वाला. प्यार दोस्ती। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा कि बच्चे को कपिल शर्मा या सोशल मीडिया ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था आप? कपिल शर्मा इज फॉर 13+ एज ग्रुप के लिए, यदि आप उसका रेटिंग देखेंगे, रेटिंग होता है राइट। देन आफ्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज 7+ के लिए। उनसे छोटे बच्चों के लिए बिफोर 7 इज तारक मेहता का छोटा चश्मा, जिसमें बबीता जी और जेठालाल वाला जो फेमस क्रश वो नहीं है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लव एंड लाइफ विद नक्षत्र। आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं अबाउट रिलेशनशिप, कपल डायनामिक्स, कैसे आप शादी के बाद या बच्चे आने के बाद कैसे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। बिकॉज आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर परीक्षित जोबनपुत्रा। परीक्षित सर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पिछले 23 सालों से पेरेंटिंग में अपने आप को झोंक दिया है, और वो कहते हैं कि उनके बूंद बूंद में जो है वो पेरेंटिंग है। मैं ऐसा मानता हूं कि पेरेंट्स बनने से पहले हम सबको पेरेंटिंग का नॉलेज, रिलेशनशिप का नॉलेज होना चाहिए, और परीक्षित सर ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 23 सालों से। और उनके साथ उनके वाइफ मेघा जोबनपुत्र जी ने भी हमें ज्वाइन किया है। और बता दूं कि वो जनरली कैमरा के सामने आते नहीं हैं, बट ऑन अवर स्पेशल रिक्वेस्ट एंड फॉर द कम्युनिटी ऑफ लव एंड लाइफ वो आए हैं। पहली बार वो कैमरा के सामने आए हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की है। तो अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में से आप सीख सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर आप कपल हैं ऑलरेडी, या आप कपल बनने वाले हैं, या फिर आप पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत कुछ है जो इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। मैंने इस पॉडकास्ट के दौरान बहुत कुछ सीखा है। लेट्स स्टार्ट। इसको बिल्कुल वेट ना कीजिए, लेट्स स्टार्ट एंड मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड, बिकॉज ये पॉडकास्ट शायद आपकी जिंदगी और आपकी सोच बदल सकता है। Alright, so welcome Parikshit sir and Megha ma'am on this Love and Life with Nakshatra. So grateful कि आप लोगों ने मेरे इन्विटेशन को स्वीकार किया, और आई एम श्योर कि आप आई थिंक पहली बार ऐसे पॉडकास्ट में आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू यू एंड थैंक यू सर टू यू एज वेल। सेम हियर एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि आजकल मे बी सारे टॉपिक के स्टॉक मार्केट से लेके बिजनेस से लेके सारे कोचेज मिलेंगे, बट रिलेशनशिप के ऊपर काम करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और वो एरिया में आपने काम की शुरुआत करी है। सो उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पहला ही सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि व्हाट डू यू थिंक कि आजकल हम देख रहे हैं ना बहुत सारे फेमस लोगों के रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे डिवोर्स, इतने सारे ब्रेकअप? अभी तो एक्चुअली ऐसा हो गया है कि यंगर जनरेशन ना लव में मानती नहीं है। अभी दे आर लाइक कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, रिलेशनशिप से दूर रहो, वो अच्छा है। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? जनरली मुझे ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, एक चीज़ हो रही है कि हमारी लव को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो या तो बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर नंबर 2 बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। माने हम एवरी वीक मूवी देखने जाएंगे, हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, या बाहर घूमते रहेंगे, वही चीज़ को वो लव मानते हैं। बट मेरे हिसाब से लव इज समथिंग कि एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके साथ आपको बूढ़ा होना पसंद है। राइट, तो वो प्यार है कि जहां पर मुझे पता है कि एक दिन माने सब कुछ नहीं होगा, नेम फेम नहीं होगा, जहां पर आज आपको लोग सेलिब्रिटी मानते हैं हीरो हीरोइन के तौर पे, बट यू सी दी राजेश खन्ना और ऑल अदर थिंग कि वो जब रिटायर होंगे उसके बाद में 5 साल के बाद पूरी दुनिया भूल जाएगी, एंड तब वो कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ वो बूढ़ा होना चाहते हैं, कौन है जो उनके घुटनों में तेल लगाए, वो मोर इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो हमें शॉर्ट टर्म का यदि हम देख रहे हैं जस्ट, तो वो मुझे लगता है लव नहीं है, वो जस्ट अफेक्शन है या अट्रैक्शन है। पर यदि हम लॉन्ग टर्म का सोचे, और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की बात होती थी, साथ में बूढ़ा होने की बात नहीं, 7 जन्मों की बात होती थी। मुझे लगता है वो विजन के साथ हम चले। सोशल मीडिया वगैरह जस्ट बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ करें,
वहाँ पर कंज्यूमर ना बने, क्रिएटर बने, बस उतना ही हमारा फोकस होना चाहिए। राइट तो इसमें से मुझे दो चीज़ें समझ में आ रही है कि पहला कि हम कहीं ना कहीं पार्टनर सिलेक्ट करने में शायद गलती कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। कि जैसे आपने कहा कि हम सोशल मीडिया को देख कर, जैसे अभी मैंने बाबा रामदेव की एक रील देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चमड़ी का कलर, उनका लुक्स, वो सब देखकर शादी करते हैं, बट एक्चुअली ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है, वैल्यूज क्या है, कि आप साथ में रह सकते हैं। एंड सेकंड थिंग आपने जो बोली, आई कंप्लीटली अग्री कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। कुछ कोरियन ड्रामास की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी एक रिसर्च हुआ था कि कोरियन ड्रामा की वजह से फीमेल के साइकोलॉजी में चेंज आ रहा है और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बॉयफ्रेंड, उनके हस्बैंड भी वैसा करें, और उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल, लवली। एंड मैम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक द डिवोर्सेस आर हैपनिंग राइट नाउ? सो आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप में जब हम एंटर होते हैं, लाइक वाइज यू सेड कि हम उसका पैकेजिंग देखते हैं, राइट। सो हम ये देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, अभी मुझसे कैसे बात कर रहा है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट दैट। लाइफ इज़ अबाउट कि जब हम थक के घर पे आते हैं तब वो मेरे साथ क्या बिहेव कर रहा है। लाइफ इज़ अबाउट कि जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तब उसको वो अपना कितना मान रहा है और उसको उसमें से मुझे निकालने के लिए या मुझे वो क्या हेल्प कर रहा है। बिकॉज मैरिड लाइफ सिर्फ अच्छी अच्छी बातों पे नहीं चलती, जो जनरली बिफोर मैरिज जो वो कोर्टशिप वाला पीरियड होता है तब हम देखते हैं कि सारी अच्छी अच्छी बातें, तैयार होके हम आते हैं, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। एंड आई बिलीव मैरिज के बाद वो बंदा तुम्हें वो नाइट ड्रेस में भी देख रहा है, जब पूरा दिन वो नाइट सूट में तुम घूम रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, और तुम जो एक्चुअली हो वो उसको पता ही नहीं है बिफोर मैरिज कि तुम ये हो। सो हमें ऐसे लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसको पता है कि ये मैं एक्चुअली हूँ। और एवरीडे बिरयानी नहीं मिलती खाने में, सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बंदे के साथ खिचड़ी भी कैसे खानी है। ट्रू। सो आई थिंक नो, लवली, आई एम एंजॉयिंग इट। आई मीन जो आपने कहा वो बहुत सच है कि एक्चुअली स्टार्टिंग में अगर हम अपना, मैं कहूँगा, वर्स्ट फेज या फिर रियल फेस दिखा दें तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी। एंड यू पुट इट रियली रियली वेल। आपने परीक्षित सर में ऐसा क्या देखा था? आई वुड लव टू नो। पहले तो कितने साल की आपकी शादी हुई है या कितने सालों से आप जानते हैं? सो वी गॉट मैरिड इन 2012 और उससे 4 साल तक हमारा कोर्टशिप चला था। वी गॉट एंगेज्ड इन 2008। सो या 2008 से हम एक ही साथ एक बिजनेस में हैं। वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2008 एंड उनमें क्या देखा था, फ्रेंकली स्पीकिंग उनमें मैंने कुछ भी नहीं देखा था। क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट पे कोई बंदे को इवैल्यूएट करती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ वहाँ पे, राइट। सो मैंने अपना सारा जजमेंट साइड में रख दिया था। इट जस्ट क्या मुझे ये बंदे के लिए फीलिंग आ रही है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंपेनियनशिप बैठ रही है, इनको डिवोट होके मैं पूरी ज़िंदगी निभा पाऊँगी, गुजार पाऊँगी। सो आई फेल्ट येस, एंड दैट्स हाउ मैंने उनको हाँ कहा था। लवली। सो 2008 में आपने कहा कि आपके एंगेजमेंट हुए थे और 12 में आपकी शादी हुई। और वाज इट अरेंज मैरिज, लव मैरिज, क्या था या मिक्स था? व्हाट वाज दैट? It was sort of love cum arranged marriage. We knew each other since 2006. तो he proposed me and I said, okay, yes, अभी कोई है नहीं option मेरे पास, you are only there, let's get married then. And what I admire in him is उनका nature. He listens more. That's what I think, जो आपने मुझे पहले क्वेश्चन करा था मैंने क्या देखा, तो आइडियली अगर देखने वाली बात पे मुझे एक ही सेंटेंस में जवाब देना है तो उनका शांत स्वभाव, वो मैंने देखा था। राइट। कोई ड्रामा या ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर। और उनकी आने से आपकी ज़िंदगी में, जब उनकी लाइफ में एंट्री हुई, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है या आप इंडिविजुअली कैसे बेहतर हुए हैं या क्या चेंज आया है आप लोग? जी, सो उनके आने के बाद एज अ ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व हुई हूँ, राइट। और मैं अपनी लाइफ का आज कोई भी एस्पेक्ट डाउन द लाइन देखती हूँ कि 2008 से लेके 2025 तक मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। सो आई वुड से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है।
सो ऐसा कोई भी एक पहलू नहीं है जहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि हाँ, ये पॉइंट चेंज हो गया या ये अच्छा हुआ। इट जस्ट कि मैंने जो सोचा था 2008 में कि कंपेनियन ऐसा होना चाहिए जो तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करे, राइट? बिकॉज़ चेंज इज़ द प्रोसेस, लाइफ चेंज है। आज जो है वो कल नहीं होगा और कल जो है वो परसों नहीं होगा। तो आज मैं किसी भी बंदे को या किसी भी चीज़ को कुछ भी सोच के एनालाइज़ करके अपना डिसीजन लेती हूँ तो वो कल बदलने ही वाला है, राइट? तो वो पॉइंट पे अगर मैं सोचूंगी कि हाँ कर दो, ना कर दो, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक जेन्युइन ओपिनियन होगा या जो जेन्युइन डिसीजन होगा। सो उनके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वेदर इट इज़ सोशली, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअली। राइट। एंड अगर आप उसमें भी और डीपर जाना चाहें, इफ यूर ओके, कि क्या, जैसे आपने स्पिरिचुअली कहा, तो क्या चेंजेस आए हैं जो आप फील कर सकते हैं आफ्टर मैरिड? आप 2006 से अब तो जानते हैं, जो जी। मुझे पता नहीं था। ऑलमोस्ट 20 साल होने को आएंगे। नेक्स्ट Yeah. Yes. 20 इयर्स। सो आपने जब इनको पूछा था कि आपने इनमें क्या देखा, Right. तो मैंने इनके अंदर 2 क्वालिटी खास देखी हुई थी। पहली चीज़ इनका डेयरिंग, ओके। जबरदस्त डेयरिंग। सो जब बिकॉज ऑफ सर्टेन बीमारी उनके पापा की डेथ हुई, सो एट दैट टाइम बस कि डॉटर नहीं जा सकती, राइट, Crimination. फाइनल क्रिमिनेशन के लिए। ओके। तो उन्होंने पूरे सभी लोगों से, जो भी फैमिली मेम्बर से, सबसे लड़के वो पर्टिकुलरली प्रोसेस को पूरा करने के लिए पापा के साथ गई हुई थी। वाह। सो दैट इज़ द डेयरिंग कि कुछ भी यदि सही है तो उसके लिए फैमिली के अगेंस्ट भी जाके लड़ना, जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगी थी। राइट। एंड सेकेंड थिंग, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ दया भाव यू कैन से, कि जहाँ पर वो जॉब के लिए जा रहे थे एंड कोई आई थिंक गरीब व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत भूखे थे समथिंग, तो इन्होंने अपना खाना दे या पैसा दे तो तब तक तो ठीक है, बट अपनी जॉब के अंदर जब वो जा रहे थे तो पूरा का पूरा टिफ़िन एज इट इज़ उसको दे दिया था। वाह। राइट। सो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति के अंदर सच के साथ खड़ा रहने की ताकत है, बट एट द वेरी सेम टाइम उसके अंदर वो कंपैशन भी है कि यदि कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ झुक भी सकता है, उसको हेल्प भी कर सकता है। तो मुझे उनके अंदर ये 2 क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड उनके मेरे जीवन में आने के बाद क्या बदलाव आया यदि मैं कहूँ, तो ढेर सारे होलसेल में बदलाव आए हुए हैं। राइट। एंड उसमें सबसे पहला कि मैं काइंड ऑफ मस्त मौला कि काउंसलिंग आया, एंड काउंसलिंग करने के बाद कंपैरेटिवली लगा कि ओके चलो महीने का खर्चा निकल जाएगा, तो मैं महीना गायब हो जाऊंगा। माने मेरे रूम में मैं बैठा रहूँगा, बुक लिखूंगा, सोचूंगा, कुछ ना कुछ वो करता रहूँगा। राइट। एंड जब वो पैसा ख़त्म होने को आएगा तो तब मैं किसी को कहूँगा, एंड टच वुड, माने जब कभी भी जो भी चीज़ के बारे में हमने सोचा कि ये समय पे घर लेना, गाड़ी लेनी, ये करना, वो करना, उस समय पे ऊपर वाला वो चीज़ पहुँचा ही देता है। पता नहीं कैसे, बट वो हो ही जाता है। बट इसीलिए मेरा जो था वो मस्त मौलाना था कि थोड़ा काम करो और फिर खो जाओ, लिविंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट। यस। बट ये जब आए मेरे जीवन में तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो नॉलेज है ये दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। राइट। अभी क्योंकि आप मस्त मौलाना हो, आपके नॉलेज से आपको फ़ायदा हो रहा है, और महीने में 1, 2, 3 काउंसलिंग करके उतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बट वाई नॉट कि हम ये चीज़ को यदि हज़ारों लोगों तक या लाखों लोगों तक पहुँचाए। तो उस समय पे मुझे याद है कि उनका सैलरी मैं जो अर्न करता था उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा था। एंड फिर भी उन्होंने पर्टिकुलरली हाँ बोला, नंबर 1। नंबर 2, उनके बाद उन्होंने बोला कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ, एंड मेरा जो मार्केटिंग या जो भी एक्सपीरियंस है वो हम ये बिज़नेस को ग्रो करने में लगाते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कमिटमेंट उन्होंने कहा कि ऑफिस लेनी पड़ेगी। मैंने बोला ऑफिस की क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह भी आते हैं। तो मैं काउंसलिंग करता था उस समय पे, जो भी 2, 2.5, 3 लाख रुपए मैं चार्ज करता था, बट टेरेस पे हम दरी बिछा के नीचे ही काउंसलिंग करते थे। एंड मैं भी ग्रो किया, उन्होंने भी ग्रो किया, मेरा भी मर्सिडीज आया, उनका भी मर्सिडीज आया। दरी पे बैठ के भी आ सकता है, उसमें ऑफिस की क्या ज़रूरत है। तो बोले नहीं ऑफिस की ज़रूरत है। मैंने बोला फिर प्यून आएगा, सैलरी देना पड़ेगा, ऑफिस को देखना पड़ेगा, मैं ऑफिस के लिए बंदा नहीं हूँ। तो बोले मैं पूरा देखूंगी, बट ये नॉलेज को हमें दुनिया तक पहुंचाना है। सो मुझे लगता है कि मेरे अंदर खुद से खुश रहने वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा था,
और इनके आने से मुझे लगा कि लोगों तक ये खुशी पहुंचाने वाला जो पार्ट है वो इनके आने के बाद हुआ है। राइट। और ये जो आपने कहा वो मैं अपने प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि जब एक मेल की मतलब कि एक शिव की जिंदगी में जब शक्ति ऐड होती है तो अगर आप एक साइकिल हैं तो आप एक मोटरसाइकिल बन जाता है, राइट, क्योंकि आपके पास अभी एनर्जी आ गई है। और ये तभी होता है जब एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आती है। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा कि ये आपसे ज्यादा अर्न कर रहे थे और जब आपने चुनाव किया तो आपने पैसे नहीं देखे, जो आपने कहा कि यू सॉ द कैरेक्टर, जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने उनके अंदर के पोटेंशियल को देखा, उनके अंदर को अच्छे इंसान को देखा। और यही भी काफी सारे कपल्स गलती भी करते हैं, स्पेशली फीमेल, कि दे लुक फॉर कि कितना कमा रहे हैं, ये नहीं देखते कि वो इंसान कितना अच्छा है, कि कितना कमा सकता है वो पोटेंशियल। सो आई थिंक आपने वो गौरी खान वाला डिसीजन लिया था कि शाहरुख खान अभी नहीं है बट आई नो कि ये शाहरुख खान बनने वाला है। राइट। सो ब्यूटीफुल पुट। और आपने भी आई एम श्योर कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे। हम जब सेक्रीफाइस की बात करते हैं सर तो आजकल की जनरेशन बहुत नेगेटिव कोनोटेशन है उसके साथ, बट आई थिंक मुरारी बापू ने बहुत ही अच्छी चीज कही है कि जब प्रेम भाव होता है तब त्याग अपने आप पैदा होता है। सो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? बिकॉज आपके वर्ड में मैंने सुना, एक तो डिवोशन सुना, आपके वर्ड में मैंने देखा कि कंपैशन सुना, आपके शब्द में मैंने सरेंडर सुना। तो आपकी लाइफ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस? आई थिंक सेक्रीफाइसेस त्याग नहीं बोलेंगे, बिकॉज त्याग ये होता है जो मैंने किया, जब किया का भाव आता है, राइट, जब किया होता है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें मैं भी होता हूँ, मैं हूँ तो मैंने किया। सो कोई भी रिलेशन में, स्पेशली मैरिड लाइफ एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि हाँ ये बंदे के साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, राइट। तो आई वुड से मैंने त्याग कभी नहीं करा, मैंने एडजस्टमेंट बहुत करे, राइट। और एंड आई एम श्योर उन्होंने भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करे ही होंगे, हर किसी को करने ही पड़ता है एसेंशियली। तो हम दोनों ने हमारी लाइफ में एडजस्टमेंट करे। कभी कभी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंस होते हैं, होते थे, होते हैं, एंड आई एम श्योर होते ही रहेंगे, बिकॉज होने ही चाहिए, बिकॉज हम दोनों अलग हैं, वो मेल है, मैं फीमेल हूँ, हम दोनों का नेचर अलग है, हम दोनों की चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, सारी चीज़ें अलग हैं। और त्याग से ज़्यादा एक्सेप्टेंस, राइट। सो मेरे लिए मैंने कभी भी, अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट, मैंने त्याग नहीं करा, मैंने एडजस्टमेंट करे और एक्सेप्ट किया। राइट। नो, वेरी ब्यूटीफुल कि त्याग में आई का भाव है ना, कि मैंने तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस किया है। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुली पुट। और ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है कि आपने एडजस्ट किया एंड सेकंड थिंग आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने भी जब ये स्टोरी शेयर की, उन्होंने भी बताया कि बहुत सारी चीजें उनमें चेंज हुई। सो मैं भी ये मानता हूँ कि आप जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वो चेंज नहीं होंगे, बट जब आप खुद एडजस्ट होते हैं, जब आप खुद एक्सेप्ट करते हैं, तो सामने वाला वो देख कर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। आपके रिलेशनशिप, इतने सालों का रिलेशनशिप है, आप 2008 से अभी रिलेशनशिप में 2006 से आप जानते हैं एक दूसरे को। आपका डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की भाषा, उसकी व्याख्या कैसे बदली है? पहले क्या मानते थे, अब क्या मानते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से जो पहले था वो आज ही है, बट जस्ट उसका एक्सपीरियंस के साथ वो जो चीज़ जो हम मानते थे कि एक व्यक्ति जिसके साथ बूढ़ा होने में मज़ा आए, क्योंकि आखिर में ना ही बच्चे होंगे, ना ही बिजनेस होगा, ना ही नेम होगा, ना ही फेम होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बस डेफिनेशन ऑफ लव इज़ कि रिटायरमेंट के वक्त हम बालकनी में बैठे और एक कप चाय ले दोनों के बीच में, और झूला झूलते झूलते बारी बारी आधा घंटा एक ही कप सिप 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 करके पिए, और जो भी हमारी लाइफ की जर्नी रही है उसको याद करें, एंड उस वक्त ऊपर वाले को और लाइफ पार्टनर को शुक्रगुजार हो कि ये पूरी जर्नी में तू मेरे साथ रहा है, एंड वैसा करते हुए चाय का कप उसके हाथ में थमा दिया जाए। मुझे लगता है उससे बेस्ट चीज़ लाइफ में लव को लेकर कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता। सो हम एंड को देखें एंड देन आफ्टर फिर हम आज की लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। लवली लवली। और ये जो इन्होंने कहा कि साथ में रहना चाहिए, और ये तभी हो पाता है जब आप दोनों साथ में ग्रो भी करते हैं। मैंने आपके दोनों के बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं जहां पर आप आई थिंक आप 4 बार केदारनाथ जा चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप ट्रैवल करते रहते हैं, आप भी आई थिंक ट्रैकिंग में मई में जाने वाले हैं। सो हाउ ट्रैकिंग या हाउ ट्रैवलिंग इज हेल्पिंग यू एज अ कपल, कि साथ में
कितना आप ग्रो करते हैं और वो ट्रैवलिंग की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की लाइफ में? इनफैक्ट ना सिर्फ हमारा बेटा 7 साल का है, उसका भी बद्री केदारनाथ 4 बार हो चुका है। 4 बार? या 4 बार उसका भी हो Lovely. चुका है। लवली। सो आई थिंक ट्रैवलिंग को लेकर तो मेघा बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं और स्पेसिफिकली जब केदार बद्री या वो नॉर्थ में जाने की कहीं पर भी बात हो, राइट, तो ये उनकी फेवरेट जगह है। ओके। आपने बताया भी था कि आपको ये माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, जी। प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। और उसकी वजह से एक तो ट्रैवलिंग का क्वेश्चन है और दूसरा ये भी है कि वो माइथोलॉजी को पढ़ने की वजह से आप एज ए इंडिविजुअल कैसे चेंज हुए? फाइन। सो आपने मुझे अभी एक क्वेश्चन करा था कि हमारे मिलने के बाद स्पिरिचुअलिटी कैसे मेरी लाइफ में ज़्यादा आई। सो पहले जब से हम छोटे होते हैं तब से घर पे ये सिखाया जाता है कि तुम मंदिर जाओ, तुम भगवान की पूजा करो, सुबह उठो। हमारे घर में ऐसा था कि मैं जैन हूँ, तो घर पे ऐसा होता था कि अगर तुम सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट बाद में मिलेगा, टेक योर शावर, गो टू देरासर, देरासर से मतलब मंदिर से जब वापस आते हो फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा, राइट। सो वो एक टाइप का रिलीजन हमारे वहाँ पे फॉलो होता था। बाय द टाइम जब मैं ग्रो होती गई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मंदिर जाके 2 हाथ जोड़ के वापस आ जाना वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बट परीक्षित को मिलने के बाद वो डेफिनेशन बाय द टाइम स्ट्रांग होती गई कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा वो मैं जीती गई, राइट। लाइकवाइज यू आस्क्ड कि बद्री केदार आप कितनी बार गए हो। बद्री केदार हम फिजिकली 4 बार गए हैं, बट मेंटली मैं बहुत सारी बार गई हूँ, राइट। इनफैक्ट रोज एक बार हमारी वहां पर की कोई ना कोई बात होती ही होती है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कोई पिलग्रिम में आप जाते हो या कोई भगवान में आप विश्वास करते हो। मेरे लिए वो ये है कि वो जो भगवान ने किया अपनी लाइफ में, मैं कृष्णा को मानती हूँ, तो कृष्णा ने अपनी लाइफ में जो भी किया उसमें से शायद मैं 1% भी अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले मैं खुद के लिए कर पाऊँ, खुद के बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए, मेरी कंपनी के लिए और मेरे क्लाइंट्स के लिए, राइट। उसमें से मैं शायद कुछ भी कर पाऊँ, उनकी एक एक्शन मैं अपनी लाइफ में उतार पाऊँ, मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। सो ट्रैवलिंग मुझे ओपन होना सिखाता है। ट्रैवलिंग मुझे लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाता है। ट्रैवलिंग मुझे अपनी जो चीज़ें हैं उसको ना पकड़ते हुए जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें रहना सिखाता है, राइट। ट्रैवलिंग मुझे नेचर में कि मदर नेचर ने हमें कितना ऑलरेडी रिच पैदा किया है, राइट। ऑलरेडी वो डिविनिटी हम सबके पास है जो ह्यूमन बीइंग है, इवन एनिमल्स में भी हैं, बट वो आपको तब पता चलेगा जब आप ट्रैवल करते हो। ट्रैवलिंग से ज़्यादा डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ट्रू। So when I travel with him, when I travel with my son, when I travel with my certain friends, के जिनकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं हमसे मैच करती है, सो मुझे रियलाइज़ होता है कि एवरी टाइम आई कम बैक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुरानी को वहाँ छोड़ के आई हूँ और कुछ नया वापस लेके आई हूँ। बहुत कुछ मिला है मुझे, राइट। तो वो पुराना होता ही नहीं है, वो हमेशा कुछ नया होता है, और जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। सो जैसा आपने मुंबई के अंदर क्या हुआ था, ट्रैवल टू ट्रांसफॉर्म। यस, ट्रैवल एंड ट्रांसफॉर्म। यस, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। राइट। और नो ब्यूटीफुल आपने जो आंसर्स दिए हैं, आई थिंक प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं, लोगों के साथ एडजस्ट होना भी वहीं से सीखने मिलता है। इसके पहले के पॉडकास्ट में वी हैड अ सिंगर कॉल्ड बेनी शर्मा, जो अहमदाबाद की बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, म्यूजिशियन है। उनको जब मैंने पूछा था कि आपके लाइफ पार्टनर में, उन्होंने एक लिस्ट बनाया था कि क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने बोला कि मेरा एक लिस्ट में ये था कि मेरा पार्टनर जो होना चाहिए उसने ट्रैवलिंग किया होना चाहिए। बोले जिसने ट्रैवल किया है, जिसने बाहर की दुनिया देखी है, वो एडजस्ट, जो आपने कहा, वो एडजस्ट इजीली कर पाएगा एंड ओपन माइंडेड होगा। यस, जो जिसने ट्रैवल नहीं किया उसके लिए बहुत, मुझे यही कमरा चाहिए, मुझे एसी ऑन चाहिए। जिसने ट्रैवल किया है, बद्रीनाथ केदारनाथ गए, उन लोगों के लिए तो वॉशरूम मिला नहीं मिला, क्या हुआ, दे कैन एडजस्ट एनीवेयर। जनरली हमारा ये मानना है कि वैकेशन में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो नंबर 1 टी, एंड दैट इज टावर नहीं आना चाहिए। यस। एंड नंबर 2 टी, एंड दैट इज टैनिंग हो जाना चाहिए। ओह ओके।
राइट। तो वो एक्चुअल मायने में ट्रैवलिंग है। यदि हम वो 5 स्टार एंड लग्जरी वो होना चाहिए, Right. बट जब हम स्टे करते हैं उसका भी वो डिफरेंट पर्पस है। Exactly. पर्पस है। बट कंपैरेटिवली जब हम मॉर्निंग में घर के रूम के बाहर निकले, होटल के बाहर निकले, फिर टैनिंग होके ही शाम को वापस आना चाहिए। परफेक्ट सर, परफेक्ट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो नेटवर्क, आई थिंक विपश्यना भी हो जाता है। अगर आप मुझे पर्सनल पूछे, आई रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन जो विपश्यना लोग करते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मेरे लिए विपश्यना होता है जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाता हूँ, Very true. वहां पर भी टावर नहीं है, नहीं। बट वो एक्टिव विपश्यना है। जब वो आपकी सांस फूलती है और जो साक्षात भगवान आपको दिखते हैं वहां पर, आई थिंक वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और टैनिंग भी जो आपने कहा, एंड आई थिंक हमारा स्किन भी कहीं ना कहीं सन, ये अगेन डिफरेंट टॉपिक है आई थिंक, बट सन विटामिन डी से एनर्जी हमें मिलती है। बहुत हनुमान जी के गुरु जी कहते थे सूर्य देव है। आजकल की जनरेशन सूर्य को देखती नहीं है। हनुमान जी कहते थे कंचन वर्ण, बिकॉज कि उनका सन में इतना रहे हैं कि उनका जो वर्ण है वही कंचन हो चुका है। कंचन हो चुका। सो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली आपने पुट किया है। आप दोनों के कोई फेवरेट कपल्स हैं कि जिनको आप एडमायर करते हैं कि यार एक कपल को देखने में बहुत मजा आता है? यदि दूर से हम बात करें तो नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति, वाह, जो पर्टिकुलरली जो सिर्फ ना अपने काम के लिए, बट उन्होंने जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो काम किए हैं, और रीडिंग बच्चों के लिए जो उन्होंने जो वैल्यूज एंड संस्कार दिए हैं। सो इट इज़ नॉट कि करोड़पति या उससे मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर होना, बट उसके बाद भी उनके बच्चों के अंदर जो सादगी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी। सो मनी, मेरा ये मानना है कि जेब में होना चाहिए, यहाँ दिमाग में नहीं होना चाहिए। So, ज़्यादातर पैसे आने के बाद मम्मी पापा अपने बच्चों की वैसी परवरिश करते हैं कि वो पैसा पापा से ज़्यादा बच्चे के दिमाग में होता है। सो बच्चों को डाउन टू अर्थ रखना, जो उन्होंने कहा हुआ है कि हम 2-2, 3-3 घंटा बच्चों के लिए हम बुक रीडिंग करते थे, राइट, वो सारी वैल्यूज़ पर्टिकुलरली प्रोवाइड करना। और उनका एक इंसिडेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है, जब उनकी करियर की शुरुआत थी और कहा था कि कोई रीच व्यक्ति है जिन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। दोनों का स्ट्रगलिंग पीरियड था, एंड तब पर्टिकुलरली सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी उनके घर पे गए, खाना खाया। पहली बार सोने चांदी के बर्तन वगैरह में सब खाना खा के वो वापस आ रहे थे, एंड तब उन्होंने उनको पूछा कि कैसा लगा, तो बोले वो कितने गरीब थे। सुधा मूर्ति ने जवाब दिया कितने गरीब थे। बोले क्यों, कैसे गरीब दिखे तुझे? बोले उनके घर पे एक भी पॉजिटिव किताब नहीं थी, राइट, कि जो वो रीड करते हो। सो बड़ा टीवी या बड़ा डाइनिंग टेबल डजंट मेक यू रिच, वो आपको कंफर्टेबल बनाता है, वो हमको कंफर्टेबल बनाता है। बट जब आप रीडिंग करते हो एंड पॉजिटिविटी जब आपके जीवन में होती है, तो ही वो आप अच्छे काम कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि वो दूर के वो व्यक्ति है जो मुझे कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, हम उनको एडमायर करते हैं। यस। और अब मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा बिकॉज कभी कभी हमारे रोल मॉडल जब गलत होता है ना, जैसे आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी क्वालिटी आपके अंदर आती है। जैसे आपने कहा, इसे मैंने पूछा बिकॉज आई नो कि कोई तो होगा जिसको आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये इनको फॉलो करना चाहिए। आपने शायद उनका कपिल शर्मा के ऊपर शो आया था, वो देखा था? आई थिंक माय फेवरेट शो, उसमें जितने भी आए थे वो फेवरेट शो था। और उसमें जो आपने कहा वो एक मुद्दा था कि सुधा मूर्ति जो है वो वो इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं बिकॉज उनको पैसा स्पेंड करना पसंद नहीं है। नारायण मूर्ति इज लाइक कि मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा। तो उनके बीच में बहुत झगड़ा होता था पहले, लेकिन फिर वो दोनों ऐसे आ गए, ठीक है तुम्हें बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में जाओ, मुझे इकोनॉमी पसंद है मैं इकोनॉमी में जाऊंगा। सो हर बार सब कुछ साथ में करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी अकेले जो उनको पसंद है वो करना भी जरूरी है। और उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताया कि अब ये नेक्स्ट मई में जो है वो अकेले जाने वाले हैं, स्वर्गारोहिणी, राइट। और कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर के सपने को, ड्रीम को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें वो स्पेस देना कि हाँ ये शायद मैं नहीं आ पाऊंगा कोई कारण से, या मुझे नहीं आना है, लेकिन आप जाओ। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं दोनों से जानना चाहूंगा। राइट, तो मैं जनरली ये कहता हूँ हमेशा, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा, 2 पैरों का जैसा है। एक पैर जब आगे आए तो दूसरा पीछे हो जाना चाहिए, एंड जो आगे है उसमें ईगो नहीं आना चाहिए, जो पीछे है उसके अंदर काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड नहीं रहना चाहिए कि अभी मेरा स्पाउस आगे है और मैं पीछे हूँ। जो अभी पीछे है वो कल आगे आने वाला है, जो आगे है वो पीछे आने वाला है। वैसे वो मैरिज लाइफ का जो रिश्ता है वो चलना चाहिए।
एंड इसलिए जब दिन के दरमियान जैसे वाइफ है वो घर बच्चे मम्मी पापा फैमिली सब संभालेगी, एंड जब वो बिजनेस में हस्बैंड काम कर रहा है, जॉब में हस्बैंड काम कर रहा है, तो नाउ अब हस्बैंड का ड्यूटी इज व्हाट कि उसको पीछे आ जाना चाहिए, एंड शाम के टाइम के बाद में वाइफ को आगे करना चाहिए कि नाउ इफ़ यू वांट टू लर्न म्यूजिक डांस योगा मे बी एनीथिंग, जो आपको स्विमिंग या जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो करो, 2 घंटा मैं बच्चे को संभालता हूँ, 2 घंटा मैं बच्चे के साथ धमाल मस्ती करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, होमवर्क करवाता हूँ, नाउ यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। राइट। सो उस तरीके से नंबर 1 एज अ हस्बैंड हम हमारी वाइफ के पैशन को, और कई बार जनरली ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उनके अंदर देने की भावना उतनी होती है स्पेसिफिकली टू द फैमिली, वो अपने पैशन को ही भूल चुकी होती है। सो मोर देन अराउंड 70-75% फीमेल्स को यदि पूछा जाए कि आपके जीवन के अंदर आपकी हॉबी आपका पैशन क्या है, तो बोलेंगे कि परिवार की खुशी। हाँ, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। नहीं। राइट। सो नाउ इट इज हस्बैंड्स ड्यूटी कि वो उनके बचपन के बारे में पूछे, उनके मम्मी पापा को पूछे, भाई बहन कजिन को पूछे कि वो कॉलेज के दरमियान या मे बी स्कूल टाइम में वो कौन सी चीज़ों को एंजॉय करते थे, एंड जो चीज़ों का शायद उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, तो एज अ हस्बैंड हम यदि उनको वो एक्सपोजर देंगे, सो हस्बैंड ग्रो कर रहा है मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली फाइनेंशियली, सेम वे वाइफ को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ग्रो नहीं करना है, स्पिरिचुअली मेंटली इमोशनली हर तरीके से वो ग्रो करे, एंड देन आफ्टर दोनों एक लेवल पे साथ में ग्रो करेंगे तो वो रिश्ता लंबे समय तक जिंदगी भर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, माने नेक्स्ट जन्म तक भी टिकेगा वो। बहुत बढ़िया, ये जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल ग्रोथ होना चाहिए। यस, मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर यू ग्रो टुगेदर और यू ग्रो अपार्ट, या तो आप साथ में ग्रो करते हैं या तो आप अलग हो जाते हैं। 100%। और कपल्स इसीलिए शायद अलग होते हैं, उसमें से बहुत बड़ी वजह में से एक वजह ये भी है कि एक बहुत ग्रो कर दिया है और सेकंड बोलता है कि तुम बदल गए हो, और वो कहता है कि तुम भी बदल गए हो। सो दैट इज वेर इट इज वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल पुट। और जो आपने कहा वो पैर वाला, आई थिंक ये मैस्कुलिन फेमिनिन और रोल प्ले का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि अगर एक मैस्कुलिन बनता है तो दूसरा बोले ठीक है लीड कर लो, आई अलाउ यू टू लीड, लेकिन दूसरा जब फीमेल लीड करते हैं तो मेल को भी ईगो नहीं होना चाहिए कि ये क्यों लीड कर रहा है। राइट। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया। एंड काफ़ी सारे बिजनेसमैन आते हैं, वो बिजनेस वाइज ग्रो किए, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए, अकेले अटेंड किए, राइट, एंड देन आफ्टर अब नाउ दे आर मिलियनर बिलियनर, एंड नाउ अब वो आके मेरे पास आके कहते हैं कि मेरी वाइफ को थोड़ी टेबल मैनर्स, ये वो कॉन्फिडेंटली बात कैसे करना, हम जब बिजनेस मीटिंग में जाएं, इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो वहाँ पर उनको कॉन्फिडेंट कैसे रहना है वो अब आप सिखाओ, राइट। तो मेरा ये मानना है कि उसके बाद में वाइफ को वो ट्रेन करना पड़े, इंस्टेड दोनों साथ में करो, एंड जब आप दोनों साथ में करोगे तो दोनों के पास रिटायरमेंट के वक्त आपके पास बातें करने के ढेर सारे पॉइंट होंगे। सो सिर्फ मनी नहीं, मनी के साथ मेमोरी भी डेवलप करना शुरू करना चाहिए। सो ये दोनों चीज़ एम पे फोकस करें तो मुझे लगता है मैरिड लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। कि जो आजकल यंग जनरेशन सोच रहे कि नहीं करना है, मेरा ये मानना है कि जब आप शादी करते हो तो लाइफ बिफोर मैरिड, अब सपोज ये वाला पार्ट था तो आप यही एंगल से पूरी लाइफ को देखते थे, विजुलाइज करते थे, सोचते थे, एक्सपीरियंस किया था, एंड ऊपर वाला आपको वैसा लाइफ पार्टनर देगा जिसने लाइफ का ये वाला पहलू देखा हुआ है। सो एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको मॉर्निंग में उठने के बाद सीधी सारी विंडो खोल देनी है, बालकनी में बाहर जाना है, एंड दूसरा ऐसा होगा कि जिसको कर्टेन बंद चाहिए, एसी ऑन चाहिए और लेट उठना है, दूसरा होगा कि उसको अर्ली मॉर्निंग उठना है, राइट। तो वैसे ही दो पार्टनर को ऊपर वाला इकट्ठा करेगा, चाहे आप लव करो, चाहे आप अरेंज मैरिज करो, चाहे आप जन्माक्षर मिलाओ, चाहे जन्माक्षर ना मिलाओ, कुछ भी करो, दो ऐसे ही जीवन ये ऊपर वाला सेट करेगा। सो नाउ मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन कि जहां पर जो एंगल आपने लाइफ का एक्सपीरियंस किया था, अब ऊपर वाला ये चाहता है कि इफ यू वांट टू ग्रो एंड इफ यू वांट टू ग्लो इन योर लाइफ, you have to see the other side as well, you have to experience other side as well, and जब आप ये वाली साइड को भी देखना शुरू करते हो, एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, एंड मोर ओवर रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, जब आप वो करना शुरू करते हो तब आपका 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो जाता है। एंड इसीलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि पैसा आ जाए, वेल सेटल हो जाए, उसके बाद में शादी करें। मैं कहता हूँ कि शादी करोगे तो वेल सेटल जल्दी हो जाओगे। वाह, ये आप एडवाइस मुझे दे रहे हैं। नो बट थैंक यू, आई एम लर्निंग अ लॉट बाय द वे, बहुत मजा आ रहा है। मैम आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया आपका बेटा है 7 साल का आदि,
बीइंग अ मदर, जब आप आई थिंक उससे ऊपर की कोई फीलिंग नहीं है जब आप फादर बनते हैं, जब आप मदर बनते हैं। वो बेटे के आने के बाद आपके रिश्तों में क्या बदलाव आया है, इमोशंस में क्या बदलाव आया है? और वो फेज में मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जिनकी लाइफ में बच्चों के आने के बाद दोनों की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आता है, हस्बैंड वाइफ में, बिकॉज वो टाइम नहीं दे पाते हैं। आपने उस वक्त कैसे एडजस्ट किया, या उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें तो? ओके। सो मेरे बेटे अध्याय के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ज़्यादा अच्छे इंसान बने, राइट। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को समझना, सामने वाले को समझना, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, राइट, तो सबसे पहले हम, बिकॉज हम बिजनेस में हैं, तो ये सोचते हैं क्यों कह रहा है, राइट। तो हम वो क्यों के चक्कर में उसको, वो लॉजिकल और रीजनिंग वाली लेयर्स इतनी सारी आ जाती है, तो लोगों को समझने में हम वो क्यों वाले ही फैक्टर में ऑपरेट होते थे, जजमेंटल फैक्टर में ऑपरेट होते थे। अध्याय के आने के बाद वो क्यों कह रहा है से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, राइट, वो मोड हम दोनों का ज़्यादा ऑपरेट हुआ। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर अस, बिकॉज उसके आने के बाद हमारी, आप पर्सनल ग्रोथ बोलिए, प्रोफेशनल ग्रोथ बोलिए, सोशल ग्रोथ बोलिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलिए, या फिर नॉलेज बोलिए, वो सारी चीज़ों में हमें ऐसा लग रहा है कि हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। अभी आप हॉबी की बात कर रहे थे, हॉबीज़ की बात कर रहे थे, तो पहले से मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था, गुजराती फोक, इंडियन क्लासिकल, सूफ़ी। तो तब तक मैं सुनती थी, मुझे ऐसा रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ कि अच्छा मुझे ये सीखना चाहिए, राइट। अध्याय के आने के बाद जब मैंने उनके लिए एक कोच रखे जो हमारे घर पे आके उसको पियानो सिखाते थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली अध्याय के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, राइट। एंड उसके आने के बाद बिजी शेड्यूल पहले भी था, ऑफ कोर्स उसके आने के बाद और मैं बिजी हो गई बीइंग अ मदर, बिकॉज बहुत सारे रोल होते हैं जो आफ्टर बीइंग अ मदर चेंज हो जाते हैं। बट फिर भी वो टाइम मैनेज हो गया। मैंने 1 साल इंडियन क्लासिकल सीखा, फिर मुझे लगा कि मुझे अब डांस सीखना है, तो अभी ही मेरा सेमी क्लासिकल डांस चल रहा है, आई एम लर्निंग सेमी क्लासिकल। अध्याय के आने के बाद हमने जितने भी ट्रैकिंग करें, जितने भी हम दोनों की लाइफ में जो टोटल ट्रैकिंग्स हुए हैं, उसमें से 90% ट्रैकिंग्स हमने अध्याय के आने के बाद अध्याय के साथ करे हैं। सो जनरली हम ये सोचते हैं कि बच्चा आने के बाद लाइफ चेंज हो जाए। हाँ, यस, लोग यही कहते हैं कि ट्रैवल कम हो जाएगा, लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। माइंडसेट, एंड इंसान वही बनता है जो वो सोचता है, जैसा स्नेह सर ने चेंज योर लाइफ के अंदर भी शेयर किया हुआ था। सो हम जब वैसा सोचते हैं कि बच्चा आने के बाद लिमिटेशंस आ जाएगी, तो ऊपर वाला भी बोलता है तथास्तु। बट हम जब ऐसा सोच के साथ चलते हैं कि एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बट वो शायद हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। बच्चे के आने के बाद हम बड़े हो जाते हैं और हमारा ग्रोथ होना शुरू होता है, राइट। सो हमारा पर्टिकुलरली ये मानना है, एंड मोर और लेस, जैसे इनफैक्ट अब स्विमिंग का आपका रह गया, सो अध्याय को स्विमिंग में रखा, तो जैसे रखा तो उन्होंने भी कहा कि हम, मुझे भी एक्सप्लोर करना है, तो उन्होंने भी स्विमिंग सीखना शुरू किया। नाउ शी इज डूइंग वंडर्स, राइट। तो पर्टिकुलरली बच्चे के साथ साथ हमें इवॉल्व होना है, और शायद हम हमारा बचपन जो भूल गए थे उसका ग्रेट रिमाइंडर है वो बच्चा। एंड आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, अब आपका चाइल्डहुड फिर से खरीद नहीं सकते। बिल गेट्स सोचे कि मुझे मेरा चाइल्डहुड खरीदना है, ही कैन नॉट, बट अब बच्चे के साथ वो चाइल्डहुड को फिर से जी सकते हैं, राइट। एंड इसीलिए मुझे लगता है बच्चा लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है, सबसे बड़ा। एंड इसीलिए शायद अभी मैं कहना चाहूँगा कि बिफोर अध्याय हमने हमारी लाइफ में कभी हॉलीडे ली ही नहीं है, हार्डली। सो मे बी 7 days 365 days हमारा वर्किंग पर्टिकुलरली होता था, क्योंकि पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप वाज वेरी ड्राई सब्जेक्ट, जिसकी शायद समाज के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलरली मैंने मेगा को कहा हुआ था कि हम जहाँ पर रहते थे, जो मैंने घर मम्मी पापा को गिफ्ट में दिया था, वहाँ पर पेंट हाउस और ऊपर छोटा सा रूम था 10x11 का। तो मैंने कहा था कि मैं समहाउ आपको बड़ा घर दे पाऊँ ना दे पाऊँ। तो उसके बाद में टेरेस था और उसके बाहर की साइड वॉशरूम था, राइट। सो वो छोटा सा रूम, एंड हमने वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली 10x11 के नॉन अटैच रूम के अंदर हम लाइफ के 8-10 साल निकाले हैं, एंड वी वर वेरी हैप्पी।
राइट। अध्याय के पहले 3 साल वहीं पर गए, बट समहाउ फिर वो अध्याय के लिए प्रॉपर नहीं था। खेलना कूदना भागना वो सारी चीज़ें वो पुराने फ्लैट में अवेलेबल नहीं थी। देन आफ्टर फिर हमने सोचा कि हम शिफ्ट हो। तो मैंने कहा था क्योंकि हम पेरेंटिंग में हैं, इट कैन बी कि शायद हमें जितना लग रहा है उतना मॉनिटरी ग्रोथ ना मिले, और मे बी मिले तो हमें पूरा का पूरा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शी सेड ओके। मैंने कहा शायद हमें हॉलीडे ना लेनी पड़े, 365 दिन काम करना पड़े, मे बी 12-12 रात के 1-1 बजे तक काम करना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े। शी सेड ओके। बट जब वो सारी चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद में जब अध्याय आया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद में हमने फर्स्ट हॉलीडे लेना शुरू किया, तब हमने हॉलीडे एंजॉय करना शुरू किया। सो एक जो स्पिरिचुअली या बाकी के सारे तरीके से तो ग्रो हुए ही हुए, बट फैमिली क्या होता है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है, तो लास्ट 7 साल हमने फिर पूरे के पूरे अध्याय को ही दिए हुए हैं। सो बच्चा आके हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें सिखा चुका है। ब्यूटीफुल। आई थिंक वो आपका कहते हैं ना कि तपस्या थी आपकी, और वो तपस्या का आपको फल मिला उसके बाद, और वो फल ऐसा मिला कि एंड आई विश कि जो आप कह रहे हैं कि आपके थ्रू लोग भी इंस्पायर हो और लोग ट्रैवल करें, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रैवलिंग से ही आपकी ज़िंदगी जो है वो अल्टीमेटली बदलती है। ऑसम। और ये पेरेंटिंग का हमने टॉपिक टच किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि पेरेंटिंग जो आपने कहा कि ड्राई सब्जेक्ट था, उसमें आपने बहुत अवेयरनेस लोगों तक फैलाई है। मैं भी आपके वीडियोस देखते रहता हूँ। पेरेंट एज अ पेरेंट, व्हाट इज अ हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं रिलेशनशिप के एंगल से पूछना चाहूंगा कि क्या हस्बैंड गलती करते हैं शादी के बाद या बच्चा आने के बाद, जो एज अ डैड उनको नहीं करनी चाहिए, एज अ फादर नहीं करनी चाहिए, जो शायद आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है? पहला मुझे लगता है पापा का सबसे पहला रोल है वाइफ को रिस्पेक्ट करना, एंड उनको घर में बच्चा रिस्पेक्टफुली बात करे। वैसे मेरा ये मानना है कि वो आप कह के वाइफ को बुलाए। क्या बात है। में वो जब देखता है कि सब लोग मम्मा को तू कह के बुलाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे मम्मी को तू कह के ही बुलाते हैं, और पापा क्योंकि पैसे कमा रहे हैं वो है, और वो कभी कभी दिखते हैं, वो ईद के चांद की तरह को आप कह के ही बुलाया जाता है। Right. मेरे हिसाब से पापा कभी कभी आते हैं तो वो ईद के चांद की तरह है, तो उनको तू कहे तो चले, बट माँ वो सूरज की तरह होती है जो हमेशा तपती है एंड परिवार को रोशन करने का काम करती है। इसलिए माँ को आपका दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर प्यार से अलग अलग नाम में मैं उनको बुलाता हूँ। हर महीने नाम बदल जाता है, बट फिर भी मैं इनसे जब भी बात करूँगा तो मैं आप कह के बात करता हूँ। सो एज अ हस्बैंड के तौर पे पहला जो मुझे लगता है दैट इज़ वाइफ को रिस्पेक्ट करना। नंबर 2 कि जब मदर बनती है तो मदर का काम एज अ कोच के तौर का होना चाहिए, कि जहाँ पर बच्चे को व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें सिखाए, बिकॉज डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव। राइट। मैं यदि किसी को प्यार करता हूँ तो उसको सारी चीज़ें दूंगा नहीं, बट उसको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करूंगा। सो नाउ जब मदर वो बच्चे को डिसिप्लिन कर रही है, तब उस समय पे आपको बीच में अपनी टांग लड़ानी नहीं चाहिए कि ऐसे होमवर्क कराना, ये खिलाना, वो, या तो फिर आप खुद करो। जो आप नहीं कर सकते तो वहाँ पर वाइफ को वो एडवाइस देना हमें बंद कर देना चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट उनका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अथॉरिटी भी उनकी होनी चाहिए। सो उनको ओवर रूल ना करें हम। मुझे लगता है ये 2 चीज़ करें एज अ हस्बैंड और एज अ फादर के तौर पे, बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और रिस्पेक्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जनरली 90% केसेस में हम, स्पेशल में गुजरात की बात करूँ, तो हम मम्मी को तू कर ही बुलाते हैं, और ये जनरली इसीलिए बिकॉज बच्चे ने देखा है कि अपने फादर ने और घर में वही तरीके से बुलाता है। नाउ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आई कैन सी कि आपने उनको क्यों चुना, बिकॉज आई थिंक फीमेल को जब रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज द, आई थिंक वो सही मर्द होता है। मेरी नज़र में मर्द वही है जो फीमेल की इमोशंस को समझे, उनको रिस्पेक्ट करे, उनके अंदर की जो देवी है उसको वो समझे। ब्यूटीफुली पुट। और एज अ फीमेल, या मैं कहूँ एज अ मदर, क्या गलती नहीं करनी चाहिए अपने हस्बैंड के लिए जिससे रिलेशनशिप ना बिगड़े एक बेटा या बेटी होने के बाद? करेक्ट। सो इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स जो होती हैं वो बैक बाइटिंग करती है। बैक बाइटिंग इंटेंशनली नहीं होता है, बट जैसे फादर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है, दिन भर काम करके घर पे आए हैं तो वो उतना फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्पेशली जो जॉब वाले लोग हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके ऊपर प्रोफेशनली भी प्रेशर बना रहता है, चाहे वो घर पे भी हैं पर वो दिन भर की बातें अपने दिमाग में लेके बैठते हैं। सो जब भी वो घर पे आते हैं तो जनरली वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है
कि वो थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे, मैंने कुछ अच्छा बनाया है तो मुझे वो अप्रिशिएट कर दे, जो नहीं होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता है। इन दैट केस वो जो मदर है या वो जो वाइफ है, वो इतना रिबेल हो जाती है कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन या जो भी है उनके दिमाग की बातें वो हस्बैंड की जगह बच्चे के साथ निकालती है कि तेरे फादर ने, तेरे पापा ने आज ये किया, या उसके सामने उनके हस्बैंड को टोक देती है कि हम पूरे दिन से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और अब तुम टीवी देख रहे हो, पूरा दिन तो काम मैं करती हूँ और तुम अब मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम्हारे बीच में कोई भी इश्यूज हैं जो होने हैं, आने ही एसेंशियली आने वाले हैं अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो, बट वो अकेले में जब बच्चा नहीं है तो प्यार से डिस्कस हो सकता है बिहाइंड द डोर्स, ना कि बच्चे के सामने। सो और वही चीज़ों का बच्चे पे बहुत बुरा असर होता है। बाय द टाइम दे ग्रो, उनको ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ मतलब मुझे तो बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा, हस्बैंड बना तो वो तो गया। सो उनकी टीन एज तक वो लोग एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो स्टेट होता है ना, वो बेस्ट स्टेट होता है। उसमें हम गुड़ी गुड़ी बातें करेंगे, सब अच्छा रहेगा। बट शादी के बाद लाइफ बदल जाती है। जनरली हमने लोगों को ये बोलते भी सुना है कि शादी के बाद तो सब बदल जाएगा, हाँ बी वेरी केयरफुल, या उसको पहले से ऐसे रखना, इसको पहले से ऐसे करके रखना, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने सारी जो गर्ल्स होती है उनको भी बोला जाता है कि हस्बैंड को दबा के रखना और जो हस्बैंड होता है उसको भी बोला जाता है कि वाइफ को दबा के रखना, काइंड ऑफ उस तरीके से एडवाइस मिलती रहती है। बट एक्चुअली मुझे लगता है सबको दबा के रखना उसकी जगह उसको ग्रो करने में मदद करना, वो एडवाइस सारे फैमिली और फ्रेंड्स देना शुरू करें, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट हो सकता है। यस, और ये समझना कि उनके ग्रोथ में हमारा ग्रोथ छिपा है। जो आपने बोला कि हम इसलिए दबाते हैं बिकॉज हम लगता है कि यार ये ज़्यादा पैसे कमाएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा तो इसको लोग रिस्पेक्ट देंगे। बट हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम आई नहीं है, वी आर वी। We are exactly. ब्यूटीफुल। आपने अभी मुझे शेयर किया ऊपर ऑफिस में जब हम बैठे थे कि सुबह सैटरडे का टाइम आपका अपने बच्चे के साथ का होता है, आप आदि के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बारे में बताइए कि क्या ये रिचुअल क्यों है और क्यों आप एवरी सैटरडे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? राइट, सो जनरली क्योंकि हम ये ट्रेनिंग फील्ड में है तो ज़्यादातर सैटरडे संडे कंपैरेटिवली अपना ऑक्यूपाइड रहता है एंड मोर और लेस हमारा हॉलीडे इज थर्सडे ओके। एंड तब अध्याय का स्कूल चालू होता है। सो जो रूटीन में पेरेंट्स को वैसा लगता है कि टाइम देना बच्चों को डिफिकल्ट है, बट मैं कहना चाहता हूँ दे आर वेरी मच लकी कि जब बच्चे का हॉलीडे हो तब आपका भी हॉलीडे होता है। ज़्यादातर मेरे केस में वैसा होता है कि तकरीबन 4 या 6 महीने में एक दिन वैसा होता है कि जब मेरा और अध्याय का दोनों का सेम डे हॉलीडे हो, राइट। बट जब अपना कमिटमेंट होता है ना तो रास्ता अपने आप खुल जाता है, राइट। सो इसीलिए कंपैरेटिवली जैसे पहले जब हम यहाँ पर रहते थे और लॉकडाउन का समय था तो क्योंकि अहमदाबाद में नज़दीक में उसको नहीं खेलने के लिए लेके जा सकते तो मेघा वगैरह ऑफिस पे आते थे, ऑफिस से वो मेरा डिनर के लिए मैं भी कुछ भी सिंगल चीज़ जो मैं कार में खा सकूँ वैसा पर्टिकुलर मैं ले लूँगा एंड हम अदानी शांतिग्राम वहाँ पर टाउनशिप में या क्लब में उसको खेलने के लिए लेके जाएंगे। तो मे बी मैं रास्ते में कार में डिनर करूँगा, फिर वहाँ पर से लेके मे बी 2 से 3 घंटा अध्याय के साथ हम वहाँ पर जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे या कुछ भी वैसा हम करेंगे कि जहाँ पर वो रात के, क्योंकि फुल डे मैंने टाइम नहीं दिया है तो रात के 3 घंटे का टाइम मेरा होगा ही होगा। सो अब कुछ भी करते हुए वैसे प्रायोरिटी को सेट करेंगे कि मैं बेटे के साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और मे बी शायद मंडे एंड ट्यूसडे मेरे रात का सेशन होता है फॉर द पेरेंटिंग कोचेज एंड ऑल, तो वहाँ पर रात का सोने से पहले का मेरा टाइम नहीं हुआ है। सो मैं इधर मंडे और ट्यूसडे उसको मैं खुद स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाऊँगा ताकि वो आधा घंटा बाप बेटे का वो क्वालिटी टाइम होगा, कम्युनिकेशन वगैरह होगा। एंड सेम विद दी सैटरडे, तो सैटरडे इज समथिंग कि कंपैरेटिवली 12:30 तक मेरा उसके साथ क्वालिटी टाइम, धमाल मस्ती, तकिया फाइटिंग, नहलाना, तैयार करना वगैरह वगैरह, वो सब मेरा उसके साथ का क्वालिटी टाइम रहेगा ताकि वो सैटरडे संडे जब दूसरे बच्चों को और पापा को जब वो देखे तो उसको ज़रा भी ऐसा फील ना हो कि भाई पापा ने मुझे तो टाइम दिया ही नहीं। राइट, ब्यूटीफुल। नाउ आई थिंक दिस इज रियली कमेंडेबल। आप पेरेंटिंग कोच भी है, लेकिन पेरेंटिंग कोच के साथ मैं कहूँगा आप प्रैक्टिशनर भी है और आप उसी चीज़ को अपनाते भी हैं। और मेरा ये भी मानना है कि आपके बचपन के जो एक्सपीरियंस होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, वही आपके मैरिटल लाइफ में रिपीट होता है, बिकॉज वो आपका कर्मा अटैच हुआ है। और अगर आपने अपने बच्चों को जैसे आप इतना प्यार दे रहे हैं, जब वो लव्ड फील करता है तो अब उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए,
कि मुझे बाहर से प्यार मिले, वो खुद प्यार से भरा हुआ है, तो अब लोगों को वो प्यार देना शुरू करेगा। इसलिए हालांकि क्योंकि मेरे वो ब्लड में हर बूंद में पेरेंटिंग है, तो वो बात आ ही जाती है। बट पहले जो 7 साल है कंपैरेटिवली एज अ मदर एज अ फादर, हमें बच्चों का हार्ट डेवलप करना है। ओके। फिर जो नेक्स्ट 7 years है वो बच्चों का हेड डेवलप करना है। हार्ट इज लव, केयर, सिंपैथी। वो बच्चे को उतना ज़्यादा प्यार, अनकंडीशनल लव मिला हुआ होना चाहिए कि आप कोई भी आस पड़ोस की कोई भी छोटे से बच्चे को आप उठाओ तो वो बच्चे को जेलसी फील नहीं होना चाहिए। उसको बोला जाए कि बेटा आपका ये टॉय आपके ये दोस्त को दो, तो इमीडिएटली उठा के वो दे देना चाहिए। इट मीन्स कि वो हार्ट से भरा हुआ है, राइट, सिक्योर उसको सिक्योर्ड, उतना ज़्यादा उसको प्यार, लव, केयर मिला हुआ है कि नाउ ही इज अ गिवर, राइट। सो सिक्योर्ड इज द राइट वर्ड। नाउ नंबर 2 and 7 to 14 and that should be the head। ओके। माने डिसिप्लिन, रूटीन, वो सारी चीजें, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, दिस इज यस। सो जिसको शास्त्रों में कहा गया है हंस किए न्याय। कैन यू जस्ट रिपीट? हंस किए न्याय इज, Okay. हंस जो होता है उसको एक कटोरी के अंदर अब दूध और पानी मिक्स करके दे दोगे तो हंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूध पिएगा, पानी को एज इट इज छोड़ देगा। अदरवाइज दूध और पानी को डिफरेंशिएट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो सेम में हमारा बच्चा वैसा होना चाहिए। जो 7 to 14 में हमें वो डेवलप करना है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। वो सारी चीज़ें पर्टिकुलरली मम्मी पापा उसके अंदर डालेंगे तो उसका हेड डेवलप होगा, वो खुद डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। राइट। एंड जब वो हुआ है तो नाउ 14 to 21 एंड दैट इज हैंड डेवलपमेंट। हैंड डेवलपमेंट इज स्किल डेवलपमेंट, कि जहाँ पर वो बच्चे ने जो जाना हुआ है, जो डिसीजन वो ले रहा है, उसके आधार पे वो चीज़ परफॉर्म भी कर पाए। वैसा यदि हमने डेवलप कर लिया तो पेरेंटिंग इज अ 20-21 year प्रोजेक्ट इफ यू डू इट राइट, एंड इफ यू डोंट डू इट राइट इट इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। हाँ। फिर वो कहता ना कि रिलेशनशिप की तरह बच्चे भी या तो आपके सुख का कारण बन सकते हैं या तो आपके दुख का कारण बन सकते हैं। डिपेंड्स कि आपने परीक्षित सर के रिलेशनशिप का प्रोग्राम या पेरेंटिंग का प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है। नो, लवली। थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। अगर आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप एक मूवी होती, एक फिल्म होती, तो क्या उसका नाम होता? आई थिंक अंदाज अपना अपना। नॉट दैट फनी। पर सी इनका भी अपने जीवन को जीने का अंदाज उनका अपना अपना है और मेरा भी अपना अपना है। आई थिंक हम दोनों का सो टाइटल के हिसाब से इट गोज वेल। इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ? कुछ होता है वाला प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, बट मैं उसमें मरना नहीं चाहती। हालांकि वो मूवी मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं। आपने कुछ होता नहीं देखी है? मैं दिखा दूंगी, चलो, दैट्स इन माय टू डू लिस्ट नाउ। सो इनफैक्ट काफी सारी मूवी जब करियर की शुरुआत से लेके अभी तक, वो है या टाइटैनिक या ऐसे ढेर सारे मूवीज मैंने संभव नहीं देख पाया उस समय पे, क्योंकि करियर के अंदर कुछ अलग प्रायोरिटीज थी। सो अब धीरे धीरे देखना शुरू कर रहे हैं। लवली। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा कि बच्चे को कपिल शर्मा या सोशल मीडिया ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था आपने? सो जनरली बच्चों के अंदर अभी आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड इन्फोबेसिटी, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट। एंड आजकल जो बच्चे क्योंकि वायलेंट होते जा रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि बच्चे ने मम्मी पे हाथ उठाया, नॉट ओनली दैट पापा पे हाथ उठाया, उतनी हद तक कि मम्मी पापा वो 2 दिन तक अपने घर में नहीं रह पाए, अपने दोस्त के घर पे रहे, एक दुश्मन को मारे, उतनी हद तक वो बच्चे ने मम्मी पापा पे हाथ उठाया। एंड जब ये सारे केसेस हमारे पास आते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी रूट कॉज क्या है, कि उसका जो ब्रेन है जो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पाए उससे बड़ी एज ग्रुप वाली इंफॉर्मेशन उसको दे दी जाती है। सो इसीलिए कपिल शर्मा इज फॉर 13+ एज ग्रुप के लिए, यदि आप उसका रेटिंग देखेंगे, रेटिंग होता है, राइट। देन आफ्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज 7+ के लिए। उनसे छोटे बच्चों के लिए बिफोर 7 इज तारक मेहता का छोटा चश्मा, जो कार्टून वर्जन ऑफ दैट सीरियल है, जिसमें बबीता जी और जेठालाल वाला जो फेमस क्रश वो नहीं है, राइट। और वो बच्चे डाइजेस्ट कर पाए वैसी चीज है। सो मेरा ये मानना है कि एज अ मदर, एज अ फादर, कंपैरेटिवली हम बच्चा वो वॉच जो कर रहा है उसका एज रेटिंग है वहां पर 3 यू इज समथिंग एट एनी यूनिवर्सल देख सकता है, बट 3 मे बी 7 मे बी 13 वो चीज को हम देखें और उसके बाद में वो चीज वस्तु का एक्सपोजर बच्चों को देना चाहिए। वाओ, आई थिंक ये शायद अवेयरनेस है ही नहीं
वेरी कि ये रेटिंग देते हैं, हम देखते हैं, बट हमें शायद पता नहीं है कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बच्चे जो देख रहे हैं वो स्पॉन्ज की तरह जा रहा है इन्फॉर्मेशन। एंड OTT का एक जो प्लस पॉइंट है वो वही है कि कंपैरेटिवली वहाँ पर सारी चीज़ एज रेटिंग के साथ आपके पास है, प्लस यू कैन क्रिएट ए प्रोफाइल फॉर योर किड्स, राइट। कि जहाँ पर आपने वो एज बच्चे का डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट वहाँ पर उसके प्रोफाइल में उसको देखने को मिले। लवली। कैसा कंटेंट बच्चों को देखना चाहिए कि जिसकी वजह से वो बेहतर इंसान बने और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाए? ओके, सो पहला मुझे लगता है सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म नहीं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होना चाहिए। रील्स नहीं देखनी चाहिए। रील्स तो बच्चा यदि रील देख रहा है तो हाँ। हम उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ओके। एंड इसीलिए बच्चे ने यदि पर्टिकुलरली वर्टिकल फोन पकड़ा हुआ है तो इट इज़ रेड अलर्ट फॉर यू, ओह, मीन्स कि वो रील देख रहा है। हाँ, यस, राइट। तो पहली चीज बच्चे को हम फोन ना दे, उसकी जगह पर टीवी दे। हम्म। इन एनी सिचुएशन जहां पर टीवी पॉसिबल नहीं है और कभी हमने उसको फोन दिया हुआ है तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, रेशियो शुड बी 4:2:1। 4 इज फॉर स्टडी एंड फॉर लर्निंग, माने 4 आवर्स बच्चे ने स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क वो सारी चीज़ों को दिया हुआ है। देन 2 आवर्स होना चाहिए इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के लिए, स्पोर्ट के लिए। सो नंबर 1 एस फॉर स्टडी, जो बच्चे ने 4 घंटा किया है। देन आफ्टर नंबर एस फॉर स्पोर्ट, इंडोर और आउटडोर बच्चे ने 2 घंटा टाइम निकाला है विदाउट स्क्रीन। देन आफ्टर 1 आवर शुड बी दी स्क्रीन टाइम। राइट। सो वो बच्चे का स्क्रीन टाइम इज लाइक अ डेजर्ट। आपने यदि डेजर्ट ले लिया बिफोर द डिनर तो गुलाब जामुन या केक खाने के बाद, पेस्ट्रीज खाने के बाद आपको खिचड़ी बोला जाएगा, यू विल से नो आई कैन नॉट ईट। बट खिचड़ी खाने के बाद गुलाब जामुन और भी अच्छा लगता है, भी अच्छा लगेगा। राइट। तो सेम में हमें मम्मी पापा को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो काइंड ऑफ स्क्रीन है उसको डेजर्ट की तरह ट्रीट करें। राइट। उसको हम पहले ना दे दें। एंड सो सबसे पहले स्टडी, उसके बाद में स्पोर्ट और उसके बाद में हम स्क्रीन दें, और स्क्रीन भी मॉनिटर्ड स्क्रीन हो। मीन्स कि वो कौन सा एज वाला कंटेंट देख रहा है, छोटा बच्चा है तो यूट्यूब ना दे, यूट्यूब किड्स दे। राइट। वो चीज़ों का हम फोकस करें। या फिर माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली सेफ्टी ऐप आता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर हम बच्चों का एज से रिलेटेड वो हम कर सकते हैं। या फिर नंबर 2, बच्चों का 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन बंद हो जाए, ऐप बंद हो जाए, वो सारे। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह आते होंगे जो स्क्रीन मॉनिटर करने के लिए हो। वो चीज़ हमें बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली 13 से पहले डेफिनेटली हमें रखना चाहिए। राइट। नो, ब्यूटीफुल। बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ही आज के पॉडकास्ट में से बहुत कुछ सीखा है। राइट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट जो शायद लोगों को नहीं पता है। एंड थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग दैट अवेयरनेस। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, एक ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आप सारी फीमेल जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे, जो नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड की तरफ क्या नहीं करना चाहिए? नैगिंग। ओके। जनरली मैंने देखा है, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो अपने हस्बैंड्स को नैग करती रहती है। राइट। जिससे होता ये है कि अगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है और अगर मैं आपको आपकी बुराइयां गिनाती रहूं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, या सो आपका रिप्लाई बाय डिफॉल्ट मेरे लिए क्या आएगा? नेगेटिव। रादर 1 या 2 चीज़ हम अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छी बोले कि आप हो तो ये हैं, आप हो, आपके होने से मेरी लाइफ में ये वैल्यू ऐड हो रही है। राइट। तो होगा ये कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा आपको सामने अप्रिशिएट ही करेगा। ब्यूटीफुल। राइट। सो 1 पॉइंट के नैग नहीं करना चाहिए। राइट। लवली, लवली, ब्यूटीफुल। और सर, क्या है जो हस्बैंड को नहीं करना चाहिए जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है? आई थिंक ढेर सारी चीज़ें हैं, बट यदि कोई एक चीज़ कहे तो मैं कहूँगा डिसरिस्पेक्ट। राइट। क्योंकि हम लाइक तू तड़क से बात कर ले, ऊंची आवाज़ में बात कर ले, वो हस्बैंड को कभी भी नहीं कहना चाहिए। सो काइंड ऑफ हस्बैंड जो है ना, मैं कहना चाहूँगा वो भौरा होता है, बम्बल बी। राइट। उसकी तरह है, पावरफुल है। बट वो बम्बल बी भी उतना पावरफुल है कि वो लकड़ी के अंदर भी छेद करके पेड़ के आर पार वो निकल सकता है। बट कुदरत ने बड़ा कमाल किया है कि शाम के समय पे वो कमल के ऊपर बैठ जाता है और जब सनसेट होता है तो कमल बंद हो जाता है। राइट। तो वो बम्बल बी जो पूरे बने उसमें से बाहर निकलना उसके लिए शायद 2 सेकंड 3 सेकंड का काम है, उसके बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है, बट वो पूरी रात उसके अंदर रहता है क्योंकि वो कोमल है तो उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। उतनी समझदारी वो बम्बल बी में भी है। एंड जब सुबह में सनराइज होता है, कमल खुलता है, खिलता है,
तब वो बम्बल बी उससे बाहर जाता है। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का भी ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर द हस्बैंड, कि वो जब घर में आते हैं तो वाइफ जो है वो कमल की तरह है, वो लोटस की तरह है, उतनी पवित्र है। तो हम पर्टिकुलरली उनके साथ रहे, उनके साथ फाइट करनी नहीं है, फाइट करनी है दुनिया के साथ। राइट। एंड इसलिए हस्बैंड का रोल क्या होना चाहिए, घर के बाहर निकलो तो पैसा कमाने पे ध्यान दो, घर के अंदर आओ तो प्रेम कमाने पे ध्यान दो। क्या बात है। सो हम वैसे ही काम करें जिससे प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े, वो काम करें। ईगो एंड डिसरिस्पेक्टफुल होना, वो सारी चीज़ों को साइड पे रखे, जूती के साथ वो सारी चीज़ों को उतार के आना चाहिए। क्या बात है। ऑसम ऑसम। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था, एंड आई एम श्योर मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो भी अच्छा लगा है इसमें से नीचे कमेंट कीजिए। एंड मुझे सर ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज आज दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैम इतना अच्छा बोलेंगे, बट एंड इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ कि वो कैमरे के सामने आई है, क्योंकि उनका स्नेह सर और शिवांगी मैम के लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स हैं। तो पर्टिकुलरली जब आपने इनवाइट भेजा, मैंने आपका सीधा वॉइस नोट ही भेजा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कहूँ उससे अच्छा आपका सीधा वॉइस नोट ही Yes. जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रिगार्ड्स। और इनका ये एक चीज़ जो मुझे मैंने आपको कहा, डेयरिंग वाला पार्ट, कि जो उनको लगे ज़रूरत है और मे बी करने की ज़रूरत है, तो अभी तक उन्होंने बाकी सारे जो भी अभी तक डेयरिंग किए, शायद उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा डेयरिंग है, कैमरे के सामने आके बोलना है। क्या बात है। बट थैंक यू, वी रियली एडमायर, यू नो, हमारा पूरी टीम बहुत खुश है कि आप आए, नहीं। बिकॉज हमारा पर्पस ये है सर कि हम आपके जैसे, एंड आई कैन सी, मैं आप देख सकता हूँ, आई फील कर सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, एंड यू कैन बी समबडी की जो रोल मॉडल हो सकते हैं फॉर पीपल हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, स्पेशली Right. फीमेल जो है। Right. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you. बहुत ही मजा आया। आई थिंक मुझे आपके साथ तो एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली ऑन पेरेंटिंग, पेरेंटिंग, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. सेम हियर। एंड अब रिलेशनशिप के अंदर काम करना शुरू किया है। सो लव एंड लाइफ, लव है तो ही लाइफ है, और लाइफ की शुरुआत लव से ही होती है। क्या बात है। राइट। सो मुझे लगता है ये जो आपका शो है एंड आपका जो प्रोग्राम है, उसके थ्रू ढेर सारे कपल्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, एंड वो जितना पैसे कमाने पे ध्यान देते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान प्यार कमाने के लिए भी करें। तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट एंड आपका जो शो है ढेर सारे कपल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाओ, दैट वाज सम पॉडकास्ट। आई थिंक बहुत कुछ है जो मैंने इस पॉडकास्ट में से सीखा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या है जो आपने इस पॉडकास्ट में से सीखा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसी के साथ साथ मैं आपसे एक हेल्प भी चाहता हूँ कि अगर आप किसी को जानते हैं या आप किसी को फीचर करना चाहते हैं हमारे शो के ऊपर, कि जिनको देखकर आपको लगता है कि उनको इस शो में आना चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल देता हूं। आप वो फिलअप करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से गेस्ट को हमें इस पॉडकास्ट पर लाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। उसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक। स्टे हैप्पी, लव योर लाइफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।